तो 1979 में जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो शुरू हुई सोवियत अफगान वॉर, जिसमें अफगान मुजाहिदीन और अफगान जिहाद को पूरा समर्थन मिला अमेरिका और पाकिस्तान का। आप जानते हैं इसके आगे की घटनाएं और साथ ही ये भी कि भारत पर इसका क्या असर हुआ। तो सोवियत के हमले से दुनिया भर में हलचल मच गई और माना गया कि सोवियत अपनी विस्तारवाद सोच के साथ अब साउथ वेस्ट एशिया में अपनी पकड़ बनाना चाहता है और फाइनली पर्शियन गल्फ यानी फारसी खाड़ी को काबू करना चाहता है। अब वेस्टर्न वर्ल्ड यानी पश्चिमी देशों की रणनीति के हिसाब से इस पूरे खेल में पाकिस्तान एक बहुत अहम जगह पर लोकेटेड था और इस बात का पूरा फायदा उठाया पाकिस्तान ने और जियाउल हक ने। अब पाकिस्तान जो हमेशा से भारत के खिलाफ अमेरिका से एक सिक्योरिटी की गारंटी चाहता था, वो अमेरिका से अपनी शर्तों पर बात कर सकता था। पाकिस्तान का ये कहना था कि उसे सोवियत यूनियन से खतरा है। इसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान को अमेरिका से पहले से ही जो पैसे और हथियार मिल रहे थे उसमें और ज्यादा बेतहाशा तौर पर इजाफा हो गया। हालांकि पाकिस्तान 1973 से ही जो अफगानी इस्लामिस्ट थे उनको सपोर्ट कर रहा था, लेकिन अब और बड़े तौर पर अब पाकिस्तान जो अफगानी मुजाहिदीन थे उनको सपोर्ट कर रहा था हथियार से और बाकी डिवाइसेस की मदद से, और इसमें पाकिस्तानी मिलिट्री का पूरा साथ था। इस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जिमी कार्टर और जिमी कार्टर ने यह साफ साफ कहा कि अगर सोवियत पाकिस्तान पर हमला करता है तो अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा है, यानी वो सोवियत से लड़ेगा पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन अमेरिका ने यह भी बहुत साफ साफ कहा कि अगर इन केस इंडिया से पाकिस्तान की लड़ाई होती है, युद्ध होता है, या फिर इंडिया पाकिस्तान पर हमला करता है, तो उस केस में अमेरिका पाकिस्तान की मदद की कोई भी गारंटी नहीं ले सकता। यानी इंडिया उस वक्त भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने में काफी आगे था और इंडिया का स्टैंड उस वक्त भी काफी मजबूत था। इंडिया को एक बहुत ही रिस्पेक्टेड नजर से उस वक्त भी देखा जाता था। 1981 में जब जिमी कार्टर के बाद रोनाल्ड रीगन अमेरिका के प्रेसिडेंट बने तो अमेरिका ने अगले 5 सालों में पाकिस्तान को $3.2 बिलियन की आर्थिक और सैन्य सहायता दी और 1986 में अगले 6 सालों के लिए $4 बिलियन की सहायता की। यानी ये जो पूरा अफगान जिहाद था, सोवियत अफगान वॉर थी, ये कम से कम पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित हो रही थी। अफगानिस्तान में जिहाद, कट्टरवाद या मुजाहिदीन को सपोर्ट करते करते एक तरफ पाकिस्तान अमेरिका से मिलने वाले पैसों से अपनी इकोनॉमी चला रहा था, अपना देश चला रहा था, और दूसरी तरफ जो हथियार उसे अमेरिका से मिल रहे थे उससे वो खुद को मजबूत कर रहा था भारत के खिलाफ, क्योंकि भारत से उसे हमेशा से एक इनसिक्योरिटी, एक डर था। और जियाउल हक के लिए अफगान जिहाद उनकी पॉलिसी का अहम हिस्सा था। सोवियत अफगान वॉर से अफगानिस्तान में आम लोगों का जीना दुभर हो गया और 1980 से 1988 तक अफगानिस्तान से लाखों रिफ्यूजीज पाकिस्तान और ईरान चले गए। इन रिफ्यूजीज के लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल था, जैसे कि आमतौर पर शरणार्थी कैंप्स में होता है, और पाकिस्तान ने इस बात का भी फायदा उठाया। इससे हुआ ये कि जो शरणार्थी कैंप थे, रेफ्यूजी कैंप जो थे, ये जल्दी ही मुजाहिदीन रिक्रूटमेंट के कैंप बन गए। यानी वहां पर पाकिस्तानी मिलिट्री, ISI और ये जो कट्टर संगठन थे वो वहां के जो लोग थे, जो रेफ्यूजीज थे, उनको मुजाहिद सोल्जर्स बनाने लगे, उन्हें ट्रेन करने लगे। इन रिफ्यूजी कैंप्स में जो कम उम्र के रेफ्यूजी थे, जो अफगानी थे, उनकी पढ़ाई भी इस तरह से करवाई जाने लगी कि उनके दिमाग में केवल जिहाद की ही बात चल रही होती कि अफगानिस्तान में उन्हें जिहाद कैसे करना है। इसके बाद हुआ है कि पाकिस्तान ने, जियाउल हक ने सारी दुनिया से जो लोग ऐसे थे जो मुजाहिदीन बनने के शौकीन थे, उनके लिए पाकिस्तान के दरवाजे खोल दिए और पाकिस्तान में इन अफगानी रिफ्यूजीज के साथ साथ वो बाहर से जो लोग आए थे दूसरे देशों से, उन्हें भी ट्रेन किया जाने लगा इन मुजाहिदीन के साथ। इसी के साथ जो कट्टर संगठन थे दुनिया भर के, उसके लीडर्स भी पाकिस्तान आने लगे। उनके लिए भी पाकिस्तान एक ऐसा ग्राउंड बन गया जहां पर वो अपनी कट्टर सोच को बढ़ावा दे सकते थे, उसे प्रैक्टिकली इस्तेमाल कर सकते थे। पैलेस्टाइन से आए अब्दुल्ला आजम का एक स्टूडेंट था ओसामा बिन लादेन, जो अब्दुल्ला आजम की स्पीचेस या अब्दुल्ला आजम का जो एक थॉट प्रोसेस था, जो आइडियोलॉजी थी, उससे प्रभावित होकर अफगानिस्तान गया और वहां पर मुजाहिदीन या अफगान जिहाद को सपोर्ट किया। अमेरिका इन जो मुजाहिदीन थे उन्हें इस वक्त तक फ्रीडम फाइटर्स कह रहा था, क्योंकि जाहिर है
अमेरिका के लिए वो यूजफुल थे, तो अमेरिका उन्हें कोई टेररिस्ट नहीं कह रहा था या कुछ भी ऐसा नहीं कह रहा था। ये बात अलग है कि बाद में ओसामा बिन लादेन ही अमेरिका का सबसे मोस्ट वांटेड टेररिस्ट रहा, लेकिन उस वक्त इंटरनेशनल मीडिया में इन मुजाहिदीन को फ्रीडम फाइटर्स कहा गया। पाकिस्तान का इन सब में एक नजरिया ये था कि मुस्लिम वर्ल्ड में उसकी एक ताकतवर पहचान बनेगी और एशिया में उसकी भी एक इंपॉर्टेंस होगी भारत की तरह। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान का नुकसान होना शुरू हो गया। ये जो बेतहाशा हथियार और तरह तरह के मादक पदार्थ जो थे वो पाकिस्तान आ रहे थे, वो अब पाकिस्तान को बुरी तरह नुकसान पहुंचाना शुरू कर चुके थे, क्योंकि पाकिस्तान की आम जनता तक अब वो पहुंचने लगे थे। 1988 तक सोवियत अफगानिस्तान छोड़कर जाने के लिए और अमेरिका से बातचीत करने के लिए तैयार हो गया। इसके कुछ वक्त बाद सोवियत ट्रूप्स को अफगानिस्तान से हटा लिया गया और अमेरिका अपने ऑब्जेक्टिव में एक हद तक सफल हो गया। लेकिन इन सब के बाद भी अफगानिस्तान में पाकिस्तान द्वारा जिहाद, कट्टरवाद और आतंकवाद को फैलाना जो था वो जारी रहा, या फिर दखलंदाजी जिसे कह सकते हैं वो जारी रही। अब भारत पर इसका क्या असर हुआ? तो ये सब बात है फरवरी 1989 की, जब सोवियत अफगान वॉर खत्म हुई। अब आप याद कीजिए कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हिंसा या फिर कश्मीरी पंडितों का पलायन कब शुरू हुआ? वो था जुलाई 1989 के आसपास का समय। दरअसल हुआ ये कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में ये जो पूरा एक पैटर्न अपना बनाया, जो पाकिस्तान को एक्सपीरियंस हुआ अफगानिस्तान में अफगान जिहाद को बढ़ावा देते देते, जिस तरह से उसने वो पैटर्न बना के लड़ाकों को तैयार किया अफगानिस्तान में हालात खराब करने के लिए, वहां की गवर्नमेंट को गिराने के लिए, उस सारे एक्सपीरियंस का इस्तेमाल अब पाकिस्तान ने करना शुरू किया कश्मीर में हालात खराब करने के लिए। पाकिस्तानी कट्टर गुटों ने कश्मीर में जिहाद के नाम पर आतंक फैलाने के लिए भर्तियां की और ट्रेनिंग देनी शुरू की। इसके आगे क्या हुआ ये हम जानते हैं, कश्मीर इंसर्जेंसी के रूप में, जिसके बाद 1990 तक कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर छोड़ा और कश्मीर में हालात खराब हुए। यानी सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ था और इसमें पाकिस्तान को शह मिल रही थी, क्योंकि जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में ये सब किया था तो अमेरिका ने उसे सपोर्ट किया था। इन्हीं सब के बीच अफगानिस्तान में तालिबान का उदय कैसे हुआ, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन उसकी बात हम फिर कभी करेंगे। फिलहाल आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको और क्या जानना है इस इंसिडेंट या किसी और इंसिडेंट के बारे में। वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर। जय हिंद, इतिहास जिंदाबाद।